नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान का एक बड़ा गजब का प्रयास है। ये संविधान सभा के विभिन्न सत्रों की हूबहू हम चर्चा कर रहे हैं और इसके पीछे उद्देश्य एकदम साफ है, संविधान के प्रति लोगों की निष्ठा में वृद्धि करना, संविधान की समझ विकसित करना, संविधान निर्माता क्या चाहते थे उनकी बातों को स्पष्ट करना, संविधान के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है तो उसे दूर करना, संविधान निर्माण के समय क्या परिस्थितियां थी, क्या दशाएं थी, उससे हमारी युवा पीढ़ी को वाकिफ करवाना। तो जूम और यूट्यूब के जो साथी हैं वो बहुत ध्यान से इन बहस को सुने। आज बहस के शुरुआत में मैं कह देना चाहता हूँ, आज थोड़ी कम चर्चा हुई है। 7:30 बजते ही हम ये चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं और 8:45 के करीब हम ये चर्चा खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि चर्चा थोड़ी आज कम ही हुई। गर्मा गर्म बहस आपको आज देखने को मिलेगी। संविधान सभा के कुछ सदस्यों का जवाब देते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब दिखाई देंगे। और जैसा कि आपको पहले की चर्चा में ये बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर चर्चा चल रही है। आज ये चर्चा आगे बढ़ेगी, आज ये चर्चा अनुच्छेद 4 तक भी जाएगी। तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और इसके बाद में अनुच्छेद 4 तक ये जो चर्चा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यूट्यूब के जो मेरे साथी हैं उनसे मेरा बिल्कुल निवेदन रहेगा कि आपको मैं साधुवाद देता हूं, साधुवाद इस बात के लिए देता हूं कि ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत गूढ़ बातें हैं, ये बातें बहुत गंभीर बातें, ये बातें बहुत गहन बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार इससे जुड़ते हैं, सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जूम के साथी तो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए ही जाने जाते हैं। तो एक बार सबका फिर से स्वागत, सबको मैंने सुप्रभात कह दिया है। आज चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, कई सारी भ्रांतियों को दूर करेंगे। शब्दों के संदर्भ में तकनीकी शब्दों का क्या महत्व है वो भी आज हम लोग जानने वाले हैं। तो जरा देखिएगा, आज 18 नवंबर है और 18 नवंबर 1948 को संविधान सभा में क्या हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे। आज 18 नवंबर 2023 है और इसकी खूबसूरती यही है कि इसके ठीक 75 वर्ष बाद हम इस चर्चा को ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ये बैठक शुरू हो रही है और आज फिर संविधान सभा में अध्यक्ष के पद पर एच.सी. मुखर्जी आपको दिखाई देंगे। वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष है हरेंद्र कुमार मुखर्जी साहब, वो आज सीट पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, ये भी मालूम होना चाहिए। दो काम हो रहे हैं, एक प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर हो रहा है। तो जीवराज जी मेहता, डॉक्टर जीवराज मेहता जो कि बड़ौदा से हैं, वो आज संविधान सभा में एक नए मेंबर के रूप में आ रहे हैं। आज वो प्रतिज्ञा ग्रहण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। दूसरे चिमन लाल चक्कू भाई शाह, ये सौराष्ट्र से आ रहे हैं, प्रतिज्ञा ग्रहण भी कर रहे हैं और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने का सीधा सा मतलब है वो संविधान सभा में पहली बार पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दो मेंबर, एक डॉक्टर जीवराज मेहता और दूसरे श्री चिमन लाल चक्कू भाई शाह जो कि सौराष्ट्र से है। आगे बढ़ते हैं, आज और क्या होने वाला है। संविधान के मसौदे पर चर्चा आगे बढ़ेगी। अनुच्छेद 3 पर चर्चा बढ़ने जा रही है। लोकनाथ मिश्रा जी, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ है। लोकनाथ मिश्रा जी ये उड़ीसा से आते हैं। ये क्या कह रहे हैं? श्रीमान, इससे पहले कि हम वाद विवाद प्रारंभ करें, मैं अत्यंत महत्वपूर्ण औचित्य प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। वह इस सभा के सदस्यों के अधिकारों और सुविधाओं के संदर्भ में आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए क्या मैं ये निवेदन कर सकता हूं कि कल संशोधन पेश करने के लिए आपकी आज्ञा न मिलने पर मैंने ये महसूस किया कि मुझे अपना संशोधन पेश करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मेरा आपके प्रति बड़ी निष्ठा है, श्रद्धा है, मैं पूरा आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कल संशोधन पेश नहीं करने दिया गया और ये संशोधन पेश करने का जो मेरा अधिकार है उस अधिकार का हनन है, ऐसा वो कह रहे हैं। मैंने नियमों को देखा है और मुझे ये प्रतीत हुआ है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुझे संशोधन पेश करने के अधिकार से वंचित करे। आपने प्रोफेसर के.टी. शाह को संशोधन पेश करने के लिए दिया था, मुझे संशोधन पेश नहीं करने दिया। आपने प्रोफेसर के.टी. शाह के संशोधन के संदर्भ में और मेरे संशोधन के बारे में ये कहा दोनों एक जैसे हैं, तो प्रोफेसर के.टी. शाह को आपने परमिशन दी थी, लेकिन मुझे आपने परमिशन नहीं दी, ऐसा लोकनाथ जी मिश्र कह रहे हैं। अरे यूट्यूब पे क्या हो रहा जरा देखिएगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर के.टी. शाह के संशोधन में की खासियत यह है कि वे रियासतों को समाप्त करना चाहते हैं, वे रियासतों को छिन भिन करना चाहते हैं, साफ साफ कह रहे हैं, और मैं रियासतों को बने रहने देना चाहता हूं। मैं उनकी पूर्ण व्याख्या करना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव
जनता की सर्वोच्चता पर आश्रित है, जो उसमें निहित है। वह कोई शर्त नहीं लगाता, फिर भी ये दो संशोधन परस्पर भिन्न है, फिर भी मुझे रखने की परमिशन नहीं दी गई। उपाध्यक्ष महोदय बीच में बोले, क्या इन समस्त तर्कों की यहाँ पर आवश्यकता है? ये सब बातें करने की यहाँ पर आवश्यकता है? तो लोकनाथ मिश्र वापस बोल रहे हैं, मेरे संशोधन की संख्या 85 है और प्रोफेसर शाह के संशोधन की संख्या 126 है। दोनों संशोधन अलग अलग है, दोनों संशोधनों की संख्या अलग अलग है, दोनों संशोधनों में बातें जो आने वाली वो अलग अलग है। फिर भी आपने मेरे संशोधन को रखने की परमिशन नहीं दी और आपने ये कह दिया कि दोनों संशोधन एक जैसे हैं। ये मेरे संशोधन रखने का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये औचित्य प्रश्न उठाया जा चुका है और इस पर निर्णय भी दिया जा चुका है और मैं अब इसको बार बार करने के लिए तैयार नहीं हूं, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कहकर उनकी बात को खारिज कर देते। फिर लोकनाथ मिश्र पूछ रहे फिर इस स्थिति का इलाज क्या है? तो थोड़ा गर्मा गर्म बहस हो जाती है, तो एक साथ में सारे सदस्य चिल्लाते हैं, बोलते हैं शांति शांति शांति। मतलब उपाध्यक्ष महोदय और लोकनाथ मिश्रा जी के बीच में जो चर्चा चल रही है, थोड़ा सा उसमें आप देख लीजिए उछाल आ गया। तो वो ऐसा कह रहे हैं, सारे सदस्य कह रहे हैं एकदम शांति 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 रखिए। फिर इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कृपया अपना स्थान ग्रहण कर दीजिए और ऐसा करके आप मुझे आभारी बनाइए, और ऐसा कहकर वो लोकनाथ मिश्रा जी को बैठा देते हैं। इसके बाद में आते हैं साथियों चौधरी रणवीर सिंह। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जो जूम के साथी हैं और जो मेरे यूट्यूब के जो साथी, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये चौधरी रणवीर सिंह, पूर्वी पंजाब लिखा हुआ इनका कोष्टक में, जनरल इनकी कैटेगरी है। ये चौधरी रणवीर सिंह पूर्वी पंजाब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं आप गूगल करें और आप गूगल करके ये पता करें कि चौधरी रणवीर सिंह जी कौन है और वर्तमान समय में किस बड़े नेता के ये रिश्तेदार हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, चौधरी रणवीर सिंह जी जो कि संविधान सभा के एक मेंबर हैं, पूर्वी पंजाब से आते हैं और वर्तमान समय के किस नेता के रिश्तेदार हैं? क्योंकि इससे आपको आइडिया होगा कि हमारे संविधान सभा में किस प्रोफाइल के लोग मेंबर रहे हैं। चौधरी रणवीर सिंह जी संविधान सभा के मेंबर, पूर्वी पंजाब से, वो क्या बात कह रहे हैं जरा देखिएगा। सभापति महोदय, देखिए ये बात जानना जरूरी है। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो डेट है 18 नवंबर 1948। आप जानते हैं कि उस समय पेप्सू नाम का एक राज्य हुआ करता था। आप ये जानते हैं बाद में उसका विभाजन हुआ, पंजाब एक अलग से राज्य बना, एक अलग से राज्य हरियाणा बना। आप ये भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी कभी उसका हिस्सा हुआ करता था, वो एक पहले संघ शासित प्रदेश बना, बाद में वो भी एक नया राज्य बना। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश कभी पेप्सू के रूप में हुआ करते थे। उसी पेप्सू से संबंधित है चौधरी रणवीर सिंह जी। आप देखेंगे इनकी चर्चा में, इनकी बहस में, इनकी बात में, इनके तर्कों में वो हरियाणा राज्य की बात करेंगे। वो ये कहेंगे कि किस तरह से राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इवन एक चर्चा ये भी आएगी कि जाटों का एक अलग से राज्य होना चाहिए। अभी चर्चा में आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद में ये सब बातें देखने वाले हैं। तो संविधान सभा में हर मुद्दे पर चर्चा हुई है और यही सब बातें आपको बताया जा रहा है। सभापति महोदय, कल मैं यहाँ बता रहा था कि इस संशोधन के अनुसार धार्मिक या किसी जात पात की माइनॉरिटी जिसकी इस स्टेट या किसी इलाके में मेजोरिटी नहीं है, तो भी उसके लिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस संशोधन से गुंजाइश पैदा हो जाती है कि राष्ट्रपति या भारत सरकार चाहे तो उनको उनकी मर्जी की स्टेट के अंदर हदबंदी की तब्दीली की जा सकती है। लेकिन मुझे डर है कि संशोधन के अनुसार वह ऐसे इलाकों के लिए जो किसी स्टेट के इलाकों में मेजोरिटी में है लेकिन स्टेट के अंदर माइनॉरिटी में है, उनकी कामयाबी के चांसेस जो है वह कम कर देती और उनकी मांग का वजन तथा उनकी आवाज का वजन भी कम हो जाने का डर है। क्योंकि इस संशोधन के अनुसार यह मसला स्टेट के लेजिस्लेचर की बहस के अंदर आएगा। एक्चुअली में रणवीर सिंह जी जो बात कह रहे हैं, मेरे यूट्यूब के साथी और जूम के जो साथी है वो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने। एक्चुअली में बात इस बात के लिए की जा रही है कि नए राज्य का जब गठन होगा तो हम जानते हैं, आज सब आप लोग जानते हैं कि नए राज्य का गठन संसद के कानून से होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन की प्रक्रिया बतलाता है और संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है। आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 यह भी प्रावधान करता है कि इस संदर्भ में जब भी कोई विधेयक संसद में लाया जाएगा तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उनकी राय जानेगा। ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो संबंधित राज्य के विधानमंडल की जब राय जानी जाती, मैं आप लोगों से ही प्रश्न पूछ लेता हूं, आप ही बता लीजिए, आपका ही आज सुबह सुबह टेस्ट हो जाएगा कि जब फॉर एग्जाम्पल
कि राजस्थान राज्य का विभाजन करना, उदाहरण के तौर पर, तो इस संदर्भ में बिल संसद में लाया जाएगा। राष्ट्रपति इस संदर्भ में बिल लाने से पहले राजस्थान के विधानमंडल से उनकी राय जानेंगे। तो राजस्थान का विधानमंडल उस पर अपनी राय कैसे देगा? राजस्थान में 200 विधानसभा की सीट से बहुमत से देगा, 2/3 बहुमत से देगा, साधारण बहुमत से देगा, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से देगा, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से देगा, कौन से बहुमत से देगा? आज आपके सामने ये सवाल है। इसी प्रकार का सवाल वहां पर भी है, और चौधरी रणवीर सिंह जी जो पूर्वी पंजाब से आते हैं वो उसी प्रकार की बात कर रहे हैं, तो इसको आपको समझना चाहिए। वो कह रहे हैं इससे जिस तरह से पहले संशोधन के अनुसार ये था कि किसी इलाके की मेजोरिटी मेंबरों की ये चाहे कि वह इलाका किसी दूसरे स्टेट या नई रियासत के साथ जोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर विचार हो सकता है। अब जो नया संशोधन है उससे मुझे डर है कि उनकी आवाज का असर में फर्क पड़ जाएगा, और खास तौर पर ऐसे इलाकों में जिनके पास कोई नेता नहीं है, जिनके पास कोई अपना प्रेस नहीं है, और जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपनी बात को उठाने का, उनके लिए खास तौर पर यह मुश्किल होगी। फिर वो उदाहरण दे रहे हैं, यूपी को ही लीजिए। वो कह रहे हैं यूपी को ही लीजिए। जिस समय हम पिछली दफा संविधान के बारे में विचार कर रहे थे, हमारी पार्टी के अंदर कई दफा इस मसले पर विचार होते हुए ये बात साफ हो गई कि यूपी वाले ये महसूस करते हैं कि उनका सूबा बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पर उस समय यूपी वालों ने ये कहा था कि दूसरे सूबों की तरह 1 लाख के ऊपर एक मेंबर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, तो यूपी का हाउस तो 600 का बन जाएगा, क्योंकि यूपी की जनसंख्या 6 करोड़ है। अगर 1 लाख पर अगर आप एक मेंबर लेंगे तो यूपी की जनसंख्या 6 करोड़ है, तो वहां से तो 600 मेंबर आ जाएंगे। ये उस समय की चर्चा कर रहे हैं, 18 नवंबर 1948 की, और वो बहुत बड़ा हाउस हो जाएगा। इस किस्म की लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज को मानते हुए ये कहा जाता है कि कोई भी इलाका दिल्ली हो या हरियाणा प्रांत हो, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि 1960 में जो पेप्सू का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा नामक 2 नए राज्य बनाए गए, तो 1960 से पहले कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 1960 से पहले हरियाणा जैसा कोई शब्द था ही नहीं। फिर ये क्या है? 18 नवंबर 1948 को चौधरी रणवीर सिंह जी हरियाणा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब तेलंगाना जो है वर्ष 2014 में अस्तित्व में आया और ज्यादा जोर करो तो 15-20 साल से इसको लेकर आंदोलन चल रहा था। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। संविधान सभा में भी तेलंगाना जैसे विषय पर चर्चा हुई, भले ही तेलंगाना जैसा राज्य 2014 में अस्तित्व में आया, पर तेलंगाना को लेकर चर्चा संविधान सभा में भी। तो यही तो बातें आप लोगों को बता देना चाहते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आंखें जिसे देखती नहीं है दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो आज आंखों से देख लीजिए कि किस प्रकार का दर्द था वहां पर। वो कह रहे हैं अतः मुझे डर है कि ये जो संशोधन, इससे उन आदमियों के लिए जिनकी सभ्यता एक है, बोली एक है, ढंग एक है, जिनका लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरे नुक्ते निगाह से इकट्ठा होना देश के लिए फायदेमंद है, वह कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी राय में जैसा कल ठाकुरदास भार्गव, मेरी राय में जैसा कल ठाकुरदास ने बतलाया था, हरियाणा प्रांत के बारे में जब आवाज को उठाया गया तो मुझे कब आदमियों की वफादारी पर शक किया गया और कहा गया कि ये जाट सूबा बनाना चाहते। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जब हम लोगों ने हरियाणा की बात की तो हम लोगों पर ऊपर आरोप लगा दिया कि वो तो जाट सूबा बनाना चाहते, यानी जाटों का एक अलग से प्रदेश बनाना चाहते। ऐसा चौधरी रणवीर सिंह जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं, और कहा गया कि ये जाट सूबा बनाना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर हरियाणा प्रांत बनता, जैसे अंग्रेजों के समय में भी जिस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय था, उस समय कार्वेट स्कीम के मुताबिक एक नया सूबा बनाने की स्कीम थी। उस समय भी इस प्रांत का कोई बड़ा नेता नहीं था, इसलिए उस स्कीम को टारपीडो कर दिया गया। तो आज भी यही कह दिया जाता है कि ये लोग जाट सूबा अलग बनाना चाहते। लेकिन जैसा अभी मैं बताना चाहता था, सच ये है कि जाट इसके अंदर एक माइनॉरिटी है, और उनकी अकेली कम्युनिटी के नाते भी और कौमों के मुकाबले मेजॉरिटी नहीं होती है। अगर कोई ज्यादा गिनती वाली कम्युनिटी है तो वह हरिजन भाइयों के अंदर चमारों की कम्युनिटी है। तो अगर कोई स्थानीय सूबा बनता है तो वो चमारों का सूबा बनता है, परंतु चूंकि उनके पास अपना प्रेस नहीं है, इसलिए उनकी आवाज को उठाने नहीं दिया जाता है।
चौधरी रणवीर सिंह जी अपनी बात को कहते हुए कह रहे हैं कि जब हमने कुछ बातें ऐसी कही तो हम पर यह आरोप लगा दिया गया कि हम जाटों का एक नया सूबा यानी नया प्रदेश बनाना चाहते। इसका मतलब दोस्तों क्या है? हमारी संविधान सभा में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। 18 नवंबर 1948 की चर्चा मैं आपके सामने हूबहू रखना चाह रहा हूं। तो देश में ऐसी कोई वर्तमान में समस्या है नहीं जिनके बारे में कोई चर्चा, संविधान के संदर्भ में कह रहा हूं, जिनके बारे में कोई चर्चा संविधान सभा में आपको देखने को नहीं मिलती है। ये सारी बातें चौधरी रणवीर सिंह जी ने राज्य के गठन के संदर्भ में 18 नवंबर 1948 को कही थी। इन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं संशोधन का समर्थन करता हूं, पर इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर कोई इस किस्म की तब्दीली जरूर कर दी जाए जिससे जब केंद्र राज्य की धारा सभा से उनकी राय पूछे, धारा सभा यानी विधानसभा से उनकी राय पूछे, तो उसके अंदर यह भी दर्ज हो कि उस इलाके की जो इलाका पृथक होकर दूसरे में मिलना चाहता है उसके रिप्रेजेंटेशन की मेजोरिटी की राय क्या है। उसकी राय केंद्रीय असेंबली में दर्ज होकर आए और पता लगे कि इलाका क्या चाहता है। वो कहते हैं कि मैं संशोधन का समर्थन करता हूं, आपको जो मर्जी आए वो करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन संबंधित राज्य का विधानमंडल उसके बारे में क्या राय रखता है वो राय जरूर रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। आप मानो ना मानो वो अलग बात है, लेकिन उनकी राय दर्ज होनी चाहिए। प्रोफेसर एच.वी. कामत साहब मध्य प्रांत और बराड़ से आते हैं। हरिविष्णु कामत है, क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। तो सृष्टि सिंह जी क्या कह रहे हैं? हम यूपी के लोग हैं। तो यूपी के लोग हैं, यूपी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। अभी हरियाणा के लोग भी जुड़े हुए होंगे, हरियाणा की भी थोड़ी चर्चा देखने को मिल रही है, पंजाब की भी चर्चा है। हमारे संविधान सभा में सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। जयपुर की कब बारी आएगी? जयपुर की भी बारी आएगी। जयपुर के बारे में चर्चा हुई थी। अगर आप लोगों को याद है तो राज बहादुर साहब जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने कल और परसों 2 दिन लगातार, एक दिन छोड़कर उससे पहले उन्होंने इसके बारे में विचार रखे थे। तो आप लगातार जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहने से आपको बड़ा फायदा है। बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं? ये मध्य प्रांत से है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। हरिविष्णु कामत, श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रभुता के सिद्धांत का मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने कल प्रतिपादन किया था, मैं आशा करता हूं उस सिद्धांत से पूर्वकालीन भारतीय रियासतें अनुचित लाभ नहीं उठाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आप लोगों को याद है और कल आप लोग ने जुड़े थे इस वर्कशॉप से, तो कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कल क्या कहा था? उन्होंने कहा कि देशी रियासतों से हम पूर्व सहमति लेंगे और जो प्रांत है अगर उनके संदर्भ में कोई मामला है तो उनसे हम लोग राय लेंगे। कल मैंने ये बात कही थी और इसके पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तर्क क्या दिया कि प्रांत तो ब्रिटिश शासन के अधीन ही थे, वो डायरेक्टली वो भारत के अधीन आ गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन देशी रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन होने के बावजूद भी हमको देशी रियासतों का भारत में विलय करते समय हर देशी रियासत से हमको एक समझौता करना पड़ा। तो समझौता इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके पास सर्वसत्ता थी। तो वो समझौते की शर्तें ऐसी थी कि इसमें यह लिखा हुआ है कि अब अगर हम उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कल ये डॉक्ट्रिन दी थी, कल ये सिद्धांत दिया था कि रियासतों के संदर्भ में उनसे सहमति होगी और प्रांतों के संदर्भ में राय ली जाएगी। और बड़ा अंतर है इसमें, ये मैंने कल आपको बताया था। आगे देखिए, मैं कह नहीं सकता कि क्या उनका आशय ये था कि ये बड़े राज्य के अंदर छोटे राज्य के समान है। मैं समझता हूं कि आधुनिक समय में ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करना संकटापन है। यदि हम प्रथम अनुसूची के भाग 3 को लें तो हम देखेंगे कि इस भाग के 2 विभाग हैं, विभाग अ और विभाग ब। इनमें से अनेक रियासतें सन्निकट भारतीय प्रांतों में मिल चुकी है। कुछ रियासतों ने आपस में मिलकर बड़े बड़े संघ बना लिया और कुछ रियासतें अभी तक अपना अलग अस्तित्व बनाए रखी हुए। मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश किए गए संशोधन के उपखंड बी में ये लिखित है कि जहां इस प्रकार का प्रथम अनुसूची के भाग 3 में उस समय उल्लेखित रियासत या रियासतों की सीमा या उनके नाम पर प्रभाव डालता है। इसका आशय ये हुआ कि प्रथम अनुसूची के तीसरे भाग में दी गई समस्त रियासतों का उल्लेख इसमें आ जाता है। देखिए, वो ये कहना चाह रहे हैं एच.वी. कामत साहब कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब जवाब देते हुए ये कहा कि रियासतों से तो हम पूर्व सहमति लेंगे, तो वो ये कह रहे हैं, कौन? एच.वी. कामत साहब। वो कह रहे भाई रियासतों का क्या मतलब है? रियासतों का मतलब कुछ रियासतों का जो समूह बन गया उससे है या एक एक रियासत से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान की बात करें तो उस समय पहले मत्स्य प्रदेश बना, फिर संयुक्त प्रांत बना, फिर मत्स्य संयुक्त प्रांत बना।
तो आप मत्स्य संयुक्त प्रांत से पूछोगे कि उसमें एक एक जो रियासत है उससे पूछोगे, ये वो प्रश्न करना चाह रहा है। बड़ा टेक्निकल प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं उसमें जोधपुर रियासत थी, उसमें जैसलमेर रियासत थी, उसमें बीकानेर रियासत थी, उसमें किशनगढ़ था, उसमें उदयपुर हुआ करता था, जयपुर हुआ करता था। तो क्या आप एक एक से पूछोगे या इन सब के ग्रुप से पूछोगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन? हरि विष्णु कामत साहब। बड़ी टेक्निकल बातें हो रही है, अगर आप इनको देखेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। और बिल्कुल वो जो बात कह रहे हैं उसके पीछे अपने तर्क भी दे रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? अंत में मैं डॉक्टर अंबेडकर से प्रार्थना करूंगा कि वे सभा में अपने प्रथम भाषण में प्रकट की गई अभ्यर्थना, इस आशा को जो उन्होंने ये कहकर व्यक्त की कि यथासंभव अत्यंत शीघ्र ही प्रांतों के अनुरूप बना दिया जाएगा, और ध्यान में रखकर संविधान के उन अनुच्छेदों को विचार में रखकर जिनकी और पंडित कुंजरू ने कल संकेत दिया था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि रियासतों और प्रांतों में आप विभेद मत कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह वादा भी किया था कि रियासतों को भी प्रांतों के बराबर दर्जा दे दिया जाएगा। अब आप रियासतों के संदर्भ में पूर्व सहमति जैसी शब्दावली ला रहे हैं, जबकि प्रांतों के संदर्भ में आप राय जैसी शब्दावली ला रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन भी कर रहे हैं कि आपने ये वादा भी किया था कि आप रियासतों और प्रांतों दोनों को बराबर का दर्जा दे देंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। चलिए अब आ रहे हैं आर के सिद्धवा जी, जो मध्य प्रांत और बरार से हैं। क्या कह रहे हैं आर के सिद्धवा जी, जरा देखिएगा। श्रीमान उपाध्यक्ष, अनेकों सदस्यों ने यह कहा कि यह संशोधन सदस्यों को इस संशोधन में ही हुई बातों पर प्रभाव डालने वाले किसी विधेयक को पेश करने के अधिकार से वंचित करता है। इस संदर्भ में कुछ सदस्यों ने ऐसे तर्क उपस्थित किए जो मुझे आश्चर्यजनक यानी सरप्राइजिंग लगते हैं। श्रीमान विधानमंडल में सदस्यों के विधेयकों अथवा प्रस्तावों को पेश करने के अधिकार तथा अन्य सुविधाओं की रक्षा करने में मैं किसी से पीछे नहीं रहता। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति की सहमति ली जानी चाहिए, तथापि उसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उससे सदस्यों का कोई अधिकार छिन जाएगा। उदाहरणतः मैं ये बात आपके सामने रखता हूं कि सड़कों पर चलने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार चाहे वह चल सकता है, परंतु जब वह सड़क पर चलता है तब उसे प्रारंभिक नियमों का पालन करना होता है। हर व्यक्ति को सड़क पर चलने का अधिकार है और वो कहीं पर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, लेकिन फिर भी उसके कुछ नियम है। सड़क पर चलने के अधिकार होने के बावजूद भी उसे कुछ नियमों का तो पालना करना पड़ेगा। राइट में चलना है, लेफ्ट में चलना है, सर्विस लाइन पे चलना है, किस पर चलना है, इसके कुछ इनिशियल रूल्स तो है, उसकी पालना तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा वो कह रहे हैं सिद्धवा जी। उसे कुछ प्रारंभिक नियमों का पालन करना होता है और यदि उन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो बड़ा गोलमाल हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अतः यह कहना कि डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव द्वारा सदस्य अपने अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। इसके विपरीत ये नहीं कहा गया कि कोई भी सदस्य विधेयक पेश नहीं कर सकता। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इसलिए ये उल्लेखित है कि अध्यक्ष से परामर्श किया जाए और उनकी सिफारिशें मानी जाए। सच तो यह है कि इससे लाभ उन सदस्यों को ही होगा जो राष्ट्रपति अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से भारत सरकार इस बारे में सम्मति लेगी। ऐसी सम्मति प्राप्त कर लेने से उन्हें इस प्रकार का प्रस्ताव रखने में बड़ा बल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सिद्धवा जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कुछ कहना चाहे। तो एक माननीय सदस्य कहते हैं श्रीमान अब वाद विवाद समाप्त कर दिया जाए। माननीय सदस्य नाम नहीं है, क्योंकि आवाज तो आई लेकिन कौन बोला इसलिए उनका नाम नहीं लिखा, सीधा क्या लिख दिया, एक माननीय सदस्य श्रीमान अब वाद विवाद समाप्त किया जाए। इसी बीच में आ जाएंगे मौलाना हसरत मोहानी जी। मौलाना हसरत मोहानी जी कौन है? मौलाना हसरत मोहानी जी यूट्यूब वाले जरा बताइएगा। संविधान सभा के ये सदस्य हैं, ये संयुक्त प्रांत से आते हैं, इतना मैंने बता दिया। मौलाना हसरत मोहानी जी के बारे में और आप क्या जानते हैं जरा बता दीजिएगा। मौलाना हसरत मोहानी जी। मौलाना हसरत मोहानी जी संविधान सभा के वे सदस्य हैं जो मुस्लिम लीग से चुनाव जीत कर आए थे। मौलाना हसरत मोहानी जी संविधान सभा के वो सदस्य हैं जिन्होंने भारत के विभाजन के बावजूद भी पाकिस्तान न जाने का निश्चय किया, भारत में रहना उन्होंने पसंद किया। मौलाना हसरत मोहानी जी संविधान सभा के वे सदस्य हैं जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जब 12वां अधिवेशन हुआ, उस दिन उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए। मौलाना हसरत मोहानी जी के बारे में ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? श्रीमान में एक औचित्य प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।
डॉक्टर अंबेडकर ने केवल एक संशोधन पेश किया, इस कारण मैं निवेदन करता हूं कि उनको उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। अरे वाह, गजब की बात कही। हजरत मोहानी जी ने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने खुद ने एक संशोधन पेश किया। देखिए, बड़ी मैं गजब की कहानी कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कल भी मैंने आपका संकेत किया था। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का 7वां सत्र प्रारंभ हुआ। उस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का जो प्रारूप समिति ने विचार करने के बाद में जो मसौदा संविधान बनाया, जो प्रारूप संविधान बनाया, उस पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। बहुत ध्यान से सुनना। प्रारूप बनाया सर बी एन राव ने। उस प्रारूप पर विचार करने का काम किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने। फिर प्रारूप पर विचार करने के बाद जो संविधान रखा गया उसे कहते हैं मसौदा संविधान। 4 नवंबर 1948 को रखा गया। लेकिन आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि जो मसौदा संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में रखा, उस पर संविधान सभा के सदस्यों को कुछ अधिकार थे। क्या अधिकार थे? कि वे विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव रख सकते थे। जो भी संशोधन के लिए प्रस्ताव रखे जाते थे वो पहले से ही दे दिए गए थे, और वो सारे प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा के सारे सदस्यों को प्राप्त हो जाते थे, ताकि मालूम पड़ सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई संविधान सभा का एक मेंबर हूं, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि अनुच्छेद 1 में ए क्या संशोधन चाहता है, बी क्या चाहता है, सी क्या चाहता है, डी क्या चाहता है, ई क्या चाहता है। सबको सारे संशोधनों की जानकारी होती थी और काफी दिनों पहले जानकारी मिल जाती थी। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं वो ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने खुद ने भी कई संशोधन रखे थे। यानी उनके नेतृत्व में जो मसौदा संविधान हुआ उसमें भी संशोधन करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी संशोधन रखे थे। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। हजरत मोहानी जी यहां एक तकनीकी प्रश्न उठा रहे हैं। हजरत मोहानी जी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जब अपना संशोधन रख लिया तो उन्हें वापस उसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान सभा का एक मेंबर संशोधन के लिए प्रस्ताव रखता है और अपनी बात रखता है, उसके पक्ष में तर्क देता है। उसके बाद में अन्य सदस्य एक एक करके बात रखते हैं। अन्य सदस्य बात रख देंगे तो जो संशोधन ला रहा है उसे वापस बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हजरत मोहानी जी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब खुद एक संविधान सभा के मेंबर है। मसौदा संविधान जो है उसमें संशोधन के लिए वो एक प्रस्ताव रख लिए, उस पर कई सारे सदस्यों ने विचार व्यक्त कर लिए। अब विचार कर लिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को एज ए मेंबर जवाब देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमको भी ऐसा नहीं हक प्राप्त है। क्या मेरी बात का आपने अंदाजा ले लिया? क्या मेरी बात को आप लोग समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं? तो देखिए, हजरत मोहानी जी कह रहे हैं, इस कारण मैं निवेदन करता हूं कि उनको उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास सभा का एक आदेश है जिसमें यह साफ कहा गया है कि, ऐसा वो बोल रहे होते हैं कि इसी बीच में आर के सिद्धवा जी बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि समस्त अनुच्छेद विचाराधीन है। यदि अनुच्छेद विचाराधीन है तो डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर देने का अधिकार है। हजरत मोहानी जी वापस बोल रहे हैं, नहीं, उनको भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक बार भाषण दे चुके, अपना संशोधन रखते समय बात कह चुके, अब उनको वापस बोलने का अधिकार नहीं है। तो वो दोनों आपस में बहस करने लगे। कौन? आर के सिद्धवा जी और मौलाना हजरत मोहानी जी। तब उपाध्यक्ष महोदय बीच में आए। यार उन्होंने कहा, यार आप आपस में बातचीत मत करो, उपाध्यक्ष को संबोधित करो। आप लोग जानते हैं कि हमारे लोकसभा में जब भी कोई मेंबर, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत सरकार के कोई मंत्री हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो विपक्ष के कोई सांसद हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हो, वो हमेशा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपनी बात को रखते हैं। ऐसे नहीं कि आपस में लड़ने लग जाए। जैसे मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी से सांसद ने प्रश्न पूछा तो मंत्री जी ऐसे नहीं कि सांसद की तरफ ध्यान देकर जवाब देंगे, ऐसा नहीं होता है। वैसा थोड़ी करेगा, बता तू मुझे क्या प्रश्न पूछ रहा था, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जब भी जवाब देंगे, जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसे पूछे जाएंगे, ऑनरेबल स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से, ऑनरेबल स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। और जब मंत्री भी जब जवाब देता है तो उनके सामने देखता है, किनके सामने? अध्यक्ष के सामने। वो कह रहा है, ऑनरेबल स्पीकर महोदय, इन्होंने जो प्रश्न पूछा इसका जवाब ये है। ऐसे जवाब नहीं देते आमने सामने, इस तरह से जवाब नहीं दिए जाते। तो उपाध्यक्ष महोदय भी क्या कह रहे हैं? कृपया अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपनी बात को कहिए। अब हजरत मोहानी जी कह रहे हैं, श्रीमान मैं ये बताना चाहता हूं कि व्यवस्था में ये दिया गया है कि सभा की छपी हुई कार्यवाही को मैं पढ़ रहा हूं कि संशोधन
पेश करने वाले को उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो रखा संशोधन, वो अपना एक बार बोल चुके हैं, अब उनको उत्तर देने का अधिकार नहीं है। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं मेरे हिसाब से अनुच्छेद और संशोधन दोनों ही विचाराधीन है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बोल सकते हैं। और फिर वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर का नाम बोलते हैं। जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर का नाम बोलते हैं तो घनश्याम सिंह जी गुप्त, जो कि मध्य प्रांत और बरार से आते हैं, वो बीच में बोलते हैं। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान संशोधन पेश करने वालों को उत्तर देने का अधिकार होता है। वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को यह अधिकार है। तो उपाध्यक्ष कह रहे अरे वाह, इससे तो मेरी स्थिति और मजबूत हो गई, मैं भी तो यही कह रहा हूं, तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को बोलने दीजिए। फिर वापस घनश्याम सिंह गुप्त बोल रहे हैं, श्रीमान मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नियम दो प्रकार के, एक विधानमंडल की कार्य पद्धति के नियम और दूसरे हमारे संविधान के संदर्भ में नियम, और इन नियमों के तहत डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बात को रखने का हक है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, आप डॉक्टर अंबेडकर का बात रखने का विरोध तो नहीं कर रहे हैं? घनश्याम सिंह जी गुप्त कह रहे हैं अरे मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं उनको बात रखने का हक है। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को बोलने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर अब बोल रहे हैं, बंबई से है। जो संशोधन डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू ने पेश किया है वह ऐसा संशोधन है जिससे मुझे बहुत सहानुभूति है, बहुत कुछ सहानुभूति है, परंतु दुर्भाग्यवश हम जिन परिस्थितियों में हैं उन परिस्थितियों में मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अपने संशोधन को पेश करते हुए मेरे मित्र ने जो तर्क उपस्थित किए वह यह है कि अपना संशोधन पेश करते हुए उन्होंने जो तर्क दिए वे संविधान में दिए हुए अन्य वाक्य खंडों और अनुच्छेदों से असंगत है। उनका कहना है कि प्रांतों और राज्यों के बारे में जो विभेद अनुच्छेद 3 में समाविष्ट प्रावधानों में रखा गया उसको ठीक सिद्ध करने के लिए जो दलील मैंने सभा में रखी थी वह असंगत है। देखिए, कल हृदयनाथ जी कुंजरू ने भी यही बात कही कि प्रांतों और देशी रियासतों के बीच में आप भेदभाव मत कीजिए, इनको अलग अलग नियम मत बनाइए, इनके लिए आप पूर्व सहमति कर रहे हैं, इनके लिए आप विचार जानना कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जो तर्क दिए उससे मेरे को कुछ सहानुभूति है, उनके तर्क ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उनके तर्कों को मानने के लिए या उनके संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया था कि देशी रियासतों के लिए हम पूर्व सहमति जैसी शब्दावली इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देशी रियासतें सर्वसत्ताधारी है, वो खुद अपने आप में एक स्टेट है, वो खुद अपने आप में एक देश है। उनके साथ अगर हम समझौता करके उनका विलय अगर भारत में कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी शर्तों पर हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से हम ऐसे उनका राज्य में की सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनकी पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा। उन्होंने ये कहा कि प्रांतों के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती है, बॉम्बे के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, उड़ीसा के संदर्भ में, मद्रास के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन थे, वहां गवर्नर थे और वहां के विचार जान लेंगे, माने ना माने हमारी मर्जी है, पर देशी रियासतों के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होगी। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब इस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं। तो बड़ी गजब की टेक्निकल बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और अगर आप इन सब बातों को नहीं जानते तो फिर भारत के संविधान को बनाने में जो दिक्कतें आई वो दिक्कतों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय आप बोल रहे हैं, अब मैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू के संशोधन के अनुसार संशोधन संख्या 150 के परिवर्तित रूप पर मत लेता हूं। आगे लिखा हुआ बाधा है, इसका मतलब कुछ वहां पर प्रॉब्लम हुई, कोष्टक में लिखा हुआ है बाधा है, कुछ हडल पैदा हुआ। कृपया जिस प्रकार मैं कार्रवाई का संचालन करना चाहता हूं उस प्रकार से मुझे संचालन करने दीजिए। तो कुछ वहां पर प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर उपाध्यक्ष महोदय एच.सी. मुखर्जी जी को ये बोलना पड़ा, क्या बोलना पड़ा कि भाई जिस तरह से मैं इसका संचालन कर रहा हूं मुझे करने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो कि संयुक्त प्रांत से हैं वो कुछ कह रहे हैं, वो जरा देखिए क्या कह रहे हैं। श्रीमान, मेरी समझ में नहीं आता कि आप हृदयनाथ कुंजरू के संशोधन के अनुसार परिवर्तित संशोधन पर सभा का मत किस प्रकार से ले रहे हैं। मेरी समझ में सर्वप्रथम आपको पंडित कुंजरू के संशोधन पर मत लेना चाहिए और उसके पश्चात दूसरे संशोधन को लेना चाहिए। आरंभ में उसे लेना और दोनों को मिला देना ये तो नियमानुसार नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार आप है ना स्पीकर पर आकर बोलो, माइक्रोफोन पर आकर बोलिए, कृपया ध्वनि वर्धक यंत्र पर आइए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर गोविंद वल्लभ पंत क्या बोल रहे हैं,
मेरा निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर का यह संशोधन पंडित कुंजरू के संशोधन के अनुसार परिवर्तित रूप में मतदान के लिए रखा जा रहा है और मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें। मेरा निवेदन है कि प्रथम आप कुंजरू के संशोधन पर वोटिंग लें और इसके बाद में दूसरे संशोधन को लें, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर HV कामत साहब कह रहे हैं प्रोफेसर KT शाह के संशोधन संख्या 149 का क्या हुआ? आपने वो छोड़ दिया और सीधा हृदयनाथ जी कुंजरू ने जो संशोधन रखा उसके ऊपर आप वोटिंग करवा रहे। तो प्रोफेसर KT शाह के संशोधन नंबर 149 का क्या हुआ, ये तो बताइए। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। यदि डॉक्टर अंबेडकर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रोफेसर KT शाह का संशोधन अपने आप ही गिर जाता है। इस कारण से मैं डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव को ले रहा हूं। ये बहुत सरल विधि है। 149 संशोधन शब्दों को पूर्णतः बदल देने के संदर्भ में। अच्छा, तो अब हम सर्वप्रथम डॉक्टर कुंजरू के संशोधन पर वोट लेंगे, फिर इसके बाद में वो कुंजरू के ऊपर आ जाते हैं। इस बीच में माननीय घनश्याम सिंह जी गुप्त साहब क्या बोल रहे हैं? श्रीमान, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे विचार से माननीय कुंजरू को ठीक जवाब मिल गया है। साधारण नियम यह है कि जो वाद विवाद आरंभ करता है उससे उत्तर देने का अधिकार है। यदि उस अधिकार को संक्षिप्त न किया गया हो, संविधान निर्माण संबंधी इस सभा की कार्य पद्धति का संचालन करने वाले नियम 111 में यह दिया हुआ है कि, ऐसा बोल रहे थे कि उपाध्यक्ष बोल गए, क्या ये नियम यहां लागू होता है? इस नियम की जिसकी चर्चा करो, ये नियम यहां लागू होता है क्या, ऐसा वो पूछ रहे। तो घनश्याम सिंह जी गुप्त क्या कह रहे हैं? नहीं लागू होता है, क्योंकि हमारे पास तत्संबंधी नियम नहीं है और कारण स्पष्ट है। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं और संशोधन पेश करने वालों को, जिन्होंने की वास्तव में एक सार युक्त प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा, सभा में वाद विवाद सुनने के पश्चात बहुत कुछ उस विषय पर कहना है, इसलिए उनको बोलने का अधिकार है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर RK सिद्धवा जी आ रहे हैं। श्रीमान, मेरे विचार से माननीय पंडित कुंजरू को अपने संशोधन के संदर्भ में उत्तर देने का अधिकार नहीं है। मेरा तर्क यह है कि जिस नियम का उल्लेख मेरे मित्र श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने किया है, उस नियम में यह दिया हुआ है कि संशोधन पेश करने वाले को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। उनका तर्क यह है कि हमारी सभा में ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संशोधन पेश करने वालों को ऐसा करने का अधिकार है। इसके विरोध में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने किसी महत्वपूर्ण विधान मंडल या परिषद में इस प्रकार का अधिकार प्रदान किया जाना नहीं सुना है। जब इस परिषद का कोई नियम नहीं है तो विधान परिषद के नियम लागू होने चाहिए, क्योंकि कानून निर्माण करने के लिए हमारे देश में वही सर्वोच्च संसद है। इस संदर्भ का हमारी इस परिषद में कोई नियम नहीं है, अतः सर्वोच्चता में द्वितीय स्थान प्राप्त संविधान सभा के नियमों को मान्य होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आ रहे हैं माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन साहब, जो कि संयुक्त प्रांत से हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, मेरे मित्र सिद्धवा बड़े बहादुर हैं। उन्होंने एक ऐसे विषय को लिया जिसके संदर्भ में आप मुझे ये कहने की आज्ञा देंगे कि इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। पुरुषोत्तम जी दास टंडन क्या कह रहे हैं कि सिद्धवा बड़े बहादुर है। वो एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिनका उस विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी वो बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे किसी महत्वपूर्ण विधान मंडल से परिचित नहीं है जो संशोधन पेश करने वालों को उत्तर देने का अधिकार देती है। श्रीमान, मेरा निवेदन है कि इस देश में संयुक्त प्रांत यथेष्ट रूप से महत्वपूर्ण प्रांत है और मैं आपको ये बता सकता हूं कि संयुक्त प्रांत की विधायिनी सभा का इस संदर्भ में ये निश्चित तथा स्पष्ट नियम है कि संशोधन पेश करने वालों को उत्तर देने का अधिकार है। फिर कुछ सदस्य कहते हैं वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, ऐसी बात कह रहे हैं। ये विधेयकों के संदर्भ में विधेयक के किसी खंड में संशोधन पेश करने वालों को उत्तर देने का अधिकार है। ये जरूर है कि विधेयक से संबंधित विभाग के मंत्री को अंतिम शब्द कहने का अधिकार है, परंतु ये दूसरा विषय ये साफ है कि विधेयक के वाक्य खंड में संशोधन पेश करने वाले को उत्तर देने का अधिकार है। ऐसा कौन कह रहे हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर RK सिद्धवा जी बोल रहे हैं वापस, कितने प्रांतीय विधान मंडलों में ऐसा नियम है? आप संयुक्त प्रांत की बात कर, कितने प्रांतों में? तो हृदयनाथ जी कुंजरू आ रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपनी स्थिति थोड़ी और अधिक स्पष्ट कर दूं, जिससे कि उस संदर्भ में कोई भ्रम ना रहे? कुछ समय पूर्व संविधान का मसौदा हमें दिया गया था, उसमें अनेकों प्रकार की रियासतों के राज्य क्षेत्रों के पुनर्विभाग संबंधी एक प्रावधान है। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा के समक्ष संविधान के मसौदे में दिए गए प्रावधान को नहीं रखा,
जिस बात की और उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया वो मूल प्रावधान पर संशोधन था और अपने प्रस्ताव को पेश करते हुए केवल अपने प्रस्ताव के औचित्य पर नहीं बोले वरन संविधान के मसौदे में दिए हुए मूल प्रस्ताव पर भी बोले। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दोबारा बोलते समय वे किसी ऐसे विचार को रखेंगे जिसको वह पहले नहीं रख सके। ऐसा हृदयनाथ जी कुंजरू अपनी बात को रखने कह रहे हैं। ऐसा जब बोल रहे हैं तब वापस घनश्याम सिंह जी गुप्त बोल रहे हैं, मेरा एक औचित्य प्रश्न है, बताओ उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं। मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं, नियमों में ऐसी कोई बात मालूम नहीं पड़ती है जो संशोधन पेश करने वालों को उत्तर देने का अधिकार प्रदान करती हो। यदि डॉक्टर अंबेडकर से मैंने उत्तर देने के लिए कहा था तो वह इस कारण था कि उनसे कुछ प्रश्न किए गए थे और मुझे लगा कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वापस जवाब दें तो ये ठीक रहेगा। मेरे तो मस्तिष्क में ये भाव थे। ऐसा उपाध्यक्ष महोदय जो उस समय है H.C. मुखर्जी, वो अपनी व्यवस्था देते हुए ये बात कह रहे हैं। तो संविधान सभा में थोड़ी सी गर्मा गर्मी है, किसको बोलने का अधिकार है, कौन अभी बात रख सकता है, इस तरह से वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय वोटिंग करवा रहे हैं। जो संशोधन रखे गए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, जो संशोधन रखे गए हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा, उनके ऊपर वोटिंग हो रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं प्रश्न ये है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो रखा था कि भाई रियासतों से पूर्व सहमति ली जाएगी और प्रांतों के विचार जाने जाएंगे, क्या इसे मंजूर कर ले? तो ये लिखा हुआ आया, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मसौदा संविधान में ये संशोधन कर दिया कि नए राज्यों के गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन या एक या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बनाना है तो इस संदर्भ में अगर बात देशी रियासतों से है तो उनकी तो ली जाएगी पूर्व सहमति, और बात यदि उन प्रांतों से है जो कभी ब्रिटिश राज्य के अधीन में हुआ डायरेक्टली हुआ करते थे, उनके से लिए जाएंगे विचार। और इसको लेकर संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति दे दी है, यानी डॉक्टर अंबेडकर का यह संशोधन संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। उपाध्यक्ष, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन तथा संशोधन संख्या 175 तक के समस्त संशोधन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संशोधन की स्वीकृति के पश्चात गिर जाते हैं, इसलिए अब हम उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन पास हो गया तो बाकी वाले संशोधन जो इससे संबंधित थे वो सब गिर गए अपना आप ही। अब हम संख्या 176 को ले सकते हैं। तो संशोधन संख्या 176 आ रही है। ऐसे ठेठ हमको 2700 तक जाना है। आपको मालूम है ना संविधान सभा में कितने सारे संशोधन लाए गए थे। अभी 176 पर आए हैं, हमको 2700-2800 तक जाएंगे, काफी लंबी यात्रा तय करनी है। लक्ष्मी नारायण साहू बोल रहे हैं बीच में, मैं अपने नाम के संशोधन संख्या 154 को पेश करना चाहता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय 176 को बुला रहे हैं। लक्ष्मी नारायण साहू कह रहे हैं मेरे नाम से 154 है, उसको मैं रखना चाहता हूं। तब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? वह संशोधन उस अनुच्छेद के स्थान पर अन्य पदावली रखे जाने के संबंध में है जिसे पूरा का पूरा हटा दिया गया, अतः उस पर यहां अब वाद विवाद नहीं हो सकता है। आप जो संशोधन लक्ष्मी नारायण साहू जो 154 नामक संशोधन लाना चाह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप जो संशोधन लाना चाह रहे हैं वो कुछ शब्द हटाने से संबंधित है। अरे वो शब्द क्या, हमने तो वो पूरी पदावली हटा दी, इसलिए अब आपका संशोधन रखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप जो संशोधन जहां करना चाहते थे उसकी भाषा ही हमने चेंज कर दी, उसकी पदावली पूरी हटा दी, तो इसलिए अब आपको हम संशोधन रखने की परमिशन नहीं देते हैं, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा। इसके बाद में 176 जो उन्होंने बोला, वो बोल रहे हैं हमारे पास एक संशोधन संख्या 176 बेगम अयाज रसूल का है, वो राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में है। अन्य संशोधनों की भांति इसे भी उचित स्थान के लिए स्थगित किया जाता है। दोस्तों, मैंने बार बार ये कहा कि जब जब कभी राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न जब आया था, राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में किसी प्रकार के संशोधन जब लाए गए थे, तब तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी उस समय अध्यक्ष की सीट पर बैठे थे, उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। यानी भाषा का प्रश्न आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब जब भाषा का प्रश्न आता है वो आगे सरका दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, उस पर चर्चा बाद में की जाएगी, आपको मालूम होना चाहिए। तो बेगम अयाज रसूल का भाषा के संदर्भ में संशोधन था, उपाध्यक्ष महोदय ने कहा हम इस पर चर्चा आगे करेंगे। फिर वो कहते हैं अनुच्छेद 3 समाप्त होता है, क्या कोई समुच्चय अनुच्छेद पर वाद विवाद करना चाहता है क्या, ऐसा वो प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछ रहे हैं। तब लक्ष्मीकांत मैत्र जो कि पश्चिम बंगाल से है वो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
यदि किसी माननीय सदस्यों को इस समुच्चय अनुच्छेद पर बोलने दिया जाता है तो उसकी क्या स्थिति होगी? क्या फिर डॉक्टर अंबेडकर उस पर उत्तर देने के लिए कहा जाएगा? यार आप गजब करते हैं, आपने अनुच्छेद 3 पर चर्चा करवा ली, आपने अनुच्छेद 3 के संदर्भ में जितने भी जो संशोधन थे वो स्वीकार कर लिए, और अब आप फिर ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 3 पर कोई बोलना चाहता है क्या? तो अनुच्छेद 3 पर अगर कोई बोल गया तो फिर क्या डॉक्टर अंबेडकर वापस बोलेंगे उसका उत्तर देने के लिए? ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा वो पूछना चाह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष बोल रहे हैं नो, सवाल ही पैदा नहीं होता, अब डॉक्टर अंबेडकर वापस नहीं बोलेंगे। तो लक्ष्मीकांत मैत्र फिर क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। इस समुच्चय अनुच्छेद पर अभी विचार समाप्त नहीं किया गया है और डॉक्टर अंबेडकर ने अभी तक केवल संशोधन का उत्तर दिया है, समुच्चय अनुच्छेद का नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? माननीय सदस्य का वक्तव्य हम सुनेंगे और यदि वह पुरानी बातें दोहराएंगे तो उनसे रुकने के लिए हम निवेदन करेंगे। लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं अतः डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर देने का अधिकार नहीं है? तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं हाँ नहीं है। तो एम अनंत श्यामनम आयंगर आते हैं, ये काल्पनिक बात है, ऐसा प्रश्न उठता ही नहीं है। तो ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं यह अनुच्छेद 3 आशयों की पूर्ति के लिए है। ब्रजेश्वर प्रसाद बिहार से हैं, वो अपनी बात को रखने के लिए खड़े हुए, वो अनुच्छेद 3 के संदर्भ में कह रहे हैं यह अनुच्छेद 3 आशय की पूर्ति करने के लिए बनाया गया। जैसे ही वो ऐसा बोल रहे होते हैं बीच में आ जाते हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना और स्टार बनाया हुआ है। स्टार का मतलब आप जानते हैं ना, क्या मतलब होता है स्टार का? ये जो स्टार बनाया गया है, इन स्टार का मतलब क्या है बताइए यूट्यूब वाले, स्टार का मतलब क्या है? ये जो जगह जगह पर स्टार बने हुए, इस स्टार का मतलब क्या है? यस, स्टार का मतलब है कि वक्तव्य इंग्लिश में दिया गया और ये क्या है, हिंदी में ट्रांसलेट है, ये हिंदी में अनुवाद है। नरपत भाई, बेबी जी, आशा कुमारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, सबने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है। स्टार का मतलब है जवाब, स्टार का मतलब है कि बोला इंग्लिश में गया और हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। वेरी नाइस। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं? इसमें कार्य पद्धति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है। इस अनुच्छेद पर अनेकों संशोधन रखे गए परंतु आपने केवल 2 या 3 संशोधन को ही पेश करने की आज्ञा दी और उसके पश्चात आपने 2 पर मत लिया। अन्य संशोधनों को पेश करने का अवसर ही नहीं मिला। मेरे विचार से संशोधनों को पेश कर लेने दिया जाता और फिर उसके ऊपर वोटिंग ली जाती तो थोड़ा ठीक रहता। तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा किन संशोधनों पर मैंने वोटिंग नहीं करवाई? बताओ जरा, किन संशोधनों को पेश नहीं किया गया? बताओ किन संशोधनों पर मैंने वोटिंग नहीं करवाई, बताओ एक बार। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कह रहे हैं संख्या 174 तक के समस्त संशोधनों को। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कह रहे हैं 174 तक। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कहेंगे? यार थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको कहा कि ये सारे संशोधन जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संशोधन पास हो जाने के बाद गिर गए अपना आप ही। जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संशोधन पास हो गया तो उनका संशोधन का कोई मतलब नहीं रहा बाकी वालों का, इसलिए मैंने पेश नहीं करने दिया, ऐसे ही वो कहेंगे। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कह रहे हैं 174 तक के तो संशोधनों पर आपने चर्चा ही नहीं की, ना रखने की परमिशन दी। तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं उनका प्रश्न ही नहीं उठता। डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के कारण उनको व्यवहारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर का जो संशोधन जो स्वीकार हुआ उसके वो ठीक विपरीत है। जब डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन स्वीकार कर लिया तो विपरीत वालों को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना क्या करे, अरे उनको पेश तो करने देते। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कह रहे उनको पेश तो करने देते। उपाध्यक्ष आपने ठीक समय पर यह बात क्यों नहीं बताई? तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाए। तो उपाध्यक्ष ओके, आगे ध्यान रखेंगे। अब आ रहे हैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद, बिहार से संविधान सभा के मेंबर है ब्रजेश्वर प्रसाद। बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, अनुच्छेद 3 क्यों लाया गया है संविधान में, इसके पीछे क्या आशय है, इसके बारे में ब्रजेश्वर प्रसाद बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? यह अनुच्छेद 3 आशय यानी 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया है। नंबर 1, किसी प्रांत या रियासत की सत्ता मिटाने के लिए लाया गया है। नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल को शक्तिशाली बनाने के लिए लाया गया। नंबर 3, नए प्रांतों की उत्पत्ति करने के लिए लाया गया। तो ब्रजेश्वर प्रसाद जो कि बिहार से हैं, वह अनुच्छेद 3 के 3 उद्देश्य बतलाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रांत और जो रियासत है उसकी सत्ता को मिटाने के लिए यह अनुच्छेद लाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शक्तिशाली बनाने के लिए यह अनुच्छेद लाया गया और नए प्रांतों की स्थापना करने के लिए यह अनुच्छेद लाया गया। ऐसा कौन कह रहे हैं? ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं, जो कि संविधान सभा में बिहार के
सदस्य हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, दो मौलिक बातों पर यह अनुच्छेद खामोश है। दो मौलिक बातों पर यह अनुच्छेद खामोश है। कौन कौन सी? इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत नवनिर्मित रियासतों के वैधानिक अधिकार के बारे में भारत की पार्लियामेंट, भावी पार्लियामेंट के बहुसंख्यक दल की इच्छा पर यह बात छोड़ दी गई है कि वह केवल साधारण बहुमत से निश्चय करने की अति सुगम विधि द्वारा यह निश्चय करे कि नई रियासत को प्रथम अनुसूची के प्रथम, द्वितीय या तृतीय किस भाग में रखा जाए। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत किन परिस्थितियों में यह प्रकार्य कर सकता है, पार्लियामेंट कार्य कर सकती है। पार्लियामेंट को अनुचित रीति से प्रांतों को तोड़ने और संयुक्त करने का कानूनी अधिकार है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो पार्लियामेंट को इस अधिकार के निर्बाध प्रयोग से रोके। ब्रजेश्वर प्रसाद जी जो कि बिहार से है, वो अनुच्छेद 3 को किन उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि दो मौलिक सिद्धांतों के संदर्भ में यह अनुच्छेद खामोश है। एक, पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी जा रही है। पार्लियामेंट अपने साधारण बहुमत से जब चाहे किसी भी राज्य को तोड़ मरोड़ सकती है, यह बात ठीक नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहे हैं, बिहार से आते हैं, बिहार का उदाहरण देंगे। मैं इस विषय पर एक उदाहरण देता हूं। यदि केंद्र में अधिकार प्राप्त बहुसंख्यक दल का बिहार प्रांत को मिटाने का विचार हो तो इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई दो विधियों में से किसी एक विधि द्वारा बड़ी सरलता से ऐसा वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र में कोई ऐसा राजनीतिक दल सत्ता में आ सकता है जो अगर किसी प्रांत को मिटाना चाहे तो मिटा सकता है। उदाहरण दे रहे हैं कि अगर बिहार को मिटाना चाहे तो वो दो तरीके से मिटा सकते हैं बिहार को, जो केंद्र में सत्ता में है, ऐसा वो कह रहे हैं। कैसे? बिहार को भागों में विभाजित किया जा सकेगा और समस्त राज्य क्षेत्र को सीधे भारतीय सरकार के शासनाधिकार में रखा जा सकेगा। अनुच्छेद का स्पष्ट अर्थ है कि किसी राज्य को प्रथम अनुसूची के प्रथम, द्वितीय और तृतीय किसी भी भाग में रखने का पूरा अधिकार भारतीय सरकार को है। वो कह रहे हैं कि बिहार के टुकड़े टुकड़े कर सकती है भारत सरकार में जो दल पार्लियामेंट में जिसको बहुमत प्राप्त है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर नंबर 2 कह रहे हैं, बिहार को उड़ीसा में मिलाया जा सकेगा और इस प्रकार बने हुए नए प्रांत का शासन पूर्णतया केंद्रीय पार्लियामेंट के अधीन किया जा सकेगा। वो कह रहे हैं बिहार को उड़ीसा के साथ मिलाया जा सकता है और पूरा शासन केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है, ऐसा ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं। भारतीय सरकार को यह सब करने का अधिकार होगा जिनका शासन ठीक नहीं है या जो संविधान के अनुसार नहीं है। इसी प्रकार उसे उन अड़ियल प्रांतों को दंड देने का अधिकार होना चाहिए जो केंद्र से अलग होने की भावना के कारण केंद्र से भागते हैं, दूर भागते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दूसरा कारण जिसके लिए यह अनुच्छेद रखा गया वो है सरदार पटेल को शक्तिशाली बनाना। देशी रियासतों की वैधानिक स्थिति अभी अनिश्चित है, इसलिए इस अनुच्छेद का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को शक्तिशाली बनाना है, ऐसा ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं। अब हृदयनाथ कुंजरू बीच में बोल रहे हैं, भारतीय रियासतें न कि देशी रियासतें। देशी रियासतें शब्द मत बोलो, आप क्या बोलोगे? भारतीय रियासत शब्द बोलिए, ऐसा कह रहे हैं हृदयनाथ कुंजरू जी। फिर ब्रजेश्वर प्रसाद क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, भारतीय रियासतों की अपेक्षा देशी रियासतें ही अधिक उपयुक्त है। भारतीय राष्ट्रीयता की श्रृंखला में देशी रियासतें सदैव अत्यंत शक्तिहीन कड़ी के समान रही है। इन समस्याओं को सुलझाने में बड़ी सावधानी और ध्यान से काम लेना चाहिए। देशी रियासतों में विधान परिषदों की वर्तमान सनक को रोकना चाहिए, रियासतों की सेनाओं को हटा देना चाहिए, देशी रियासतों को राज्यों के मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स के अधीन कर देना चाहिए, ऐसी वो बात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं तीसरा आशय जिसके वजह से यह अनुच्छेद जोड़ा गया वो क्या है? वह उन लोगों के लिए गुंजाइश करने के लिए है जो एक भाषा भाषी प्रांत निर्माण के महारथी है। जहां तक यह अनुच्छेद इस आशय की पूर्ति करता है, मैं इसका विरोध करता हूं। वो कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद को रखने का तीसरा जो उद्देश्य है, पहला क्या बताया? रियासतों और प्रांतों को तोड़ना मरोड़ना, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल को मजबूत बनाना, तीसरा नए प्रांतों की स्थापना करना। फिर वो कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है और मैं इसका विरोध करता हूं। इस बात पर बहुत उपद्रव किया जा रहा है कि संप्रदाय के एक बड़े विभाग की चिर संचित आशाओं, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का विरोध करना प्रजातंत्रवाद के विरुद्ध है, परंतु किसी बात को प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए वास्तव में पुष्ट होना चाहिए। अरे फीडबैक का लिंक शेयर करो भाई इनको, आज तो ज़्यादा लंबी बहस नहीं होने वाली है ना। फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिए इनको, टेक्निकल टीम।
फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं भाई हमारा जो विषय है उस पर बात कीजिए ना, आप दूसरी बातें क्यों कर रहे हैं। तो ब्रजेश्वर प्रसाद आ रहे हैं वापस। श्रीमान मैंने आरंभ से ही कह दिया था कि मुझे 10 मिनट की आवश्यकता, मैं 5 मिनट में अपनी बात को नहीं रख पाता हूं, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे 5 मिनट बोलने से मेरा काम नहीं बैठेगा, मुझे 10 मिनट बोलने की परमिशन दीजिए। और अब आप जैसा कहें मैं तो आपके हाथों में हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं भी आपके हाथों में हूं। वीरेंद्र जी, जैसे मैं आपके हाथों में हूं, आप मुझे कह सकते हैं आप, हम आपके हाथों में, दोनों दो तरफा बात चल रही है। ठीक इसी प्रकार की बात संविधान सभा में भी चल रही है। तो यूट्यूब के साथ ही जरा बताओ तो ये जो आज बहस चल रही है, क्या कभी इस तरह का प्रश्न नहीं आ सकता है कि संविधान सभा में किस सदस्य ने ये कहा था कि अनुच्छेद 3 को रखने का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को शक्तिशाली बनाना है, ये किस सदस्य ने कहा? ऐसा कभी प्रश्न आ गया तो क्या करेंगे? आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के खोद कर प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। तो किसने कहा था? ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा था। कहां थे ब्रजेश्वर प्रसाद? कहां के थे? बिहार के थे। हाँ, और आप सही करेंगे ऐसा जेठाराम जी मेरे भाई कह रहे हैं। बिल्कुल आ सकता है, राहुल जी भी कह रहे हैं, अब हमें भी पता है, नरपत भाई कह रहे हैं। तो मेरी एक बहन संजू कह रही है कि ब्रजेश्वर बिहार से थे। यस, ब्रजेश्वर प्रसाद बिहार से थे। तो ब्रजेश्वर प्रसाद आगे क्या करें? प्रजातंत्र से राष्ट्रीयता मुझे अधिक प्रिय है। प्रजातंत्र के संदर्भ में यह कहना बड़ी तुच्छ धारणा है कि प्रशासन संबंधी समस्त कार्यों पर अनुमति प्राप्त करना और स्वीकृति लेना परम आवश्यक है। ऐसा राष्ट्र केवल विप्लव तथा अराजकता की ओर ही अग्रसर होगा, ऐसा ब्रजेश्वर प्रसाद अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। अब आ रहे हैं रोहिणी कुमार चौधरी जी, जो कि आसाम के हैं। रोहिणी कुमार चौधरी जी, श्रीमान एक औचित्य प्रश्न है। मैं समझ नहीं पाता कि कौन से प्रावधान के अंतर्गत सभा में संशोधनों को स्वीकार किए जाने के पश्चात आपने इस प्रकार की भाषण की आज्ञा दे दी। जब हमने अनुच्छेद 3 को स्वीकार कर लिया तो आप भाषण की आज्ञा कैसे दे रहे हैं? कौन से संशोधन के तहत आपने इस प्रकार की आज्ञा दे दी? कौन से नियम के तहत दे दिए? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं बता सकता हूं कि एक ऐसा प्रमाण है, जबकि दूसरे अनुच्छेद के अंत में श्री कामत ने वक्तव्य दिया था और किसी क्षेत्र से भी उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। उन्होंने कहा मेरे पास इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है जब श्री कामत ने भी ऐसा किया था और किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। तो श्री ब्रजेश्वर प्रसाद फिर क्या कह रहे हैं? प्रजातंत्र का सार यह है कि जनता राजनीतिक जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो। जनता की कोई मांग जो इस समय पूर्व आकांक्षित अभिलाषा की पूर्ति नहीं करती है तो वो प्रजातंत्रात्मक नहीं है। अब उपाध्यक्ष महोदय भी थोड़े से नाराज हो जाते हैं। वो कह रहे हैं ये तो अब सभा का समय बर्बाद करना है। ये अब आप जो बोल रहे हैं ना, ये सभा का समय बर्बाद करना है। प्रश्न यह है कि संशोधित रूप से अनुच्छेद 3 संविधान का अंग बन जाए। इसी बीच में सरदार हुकुम सिंह जी बोले। लिंक शेयर करो भैया। सरदार हुकुम सिंह जी, जब तक इन संशोधनों पर जो रोक लिए गए निर्णय नहीं किया जाता तब तक इस अनुच्छेद को सभा के समक्ष नहीं रखा जा सकता है, ऐसा सरदार हुकुम सिंह जी कह रहे हैं। सरदार हुकुम सिंह जी, ये हुकुम सिंह जी याद रखिएगा, यूट्यूब वालों, जूम वालों, ये सरदार हुकुम सिंह जी हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहे हुए, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए। ये ध्यान रखो भाई, इस प्रकार के प्रश्न बड़े जबरदस्त है। सरदार हुकुम सिंह जी क्या बोल रहे हैं? जब तक संशोधनों पर रोक लिए गए हैं, निर्णय नहीं किया जाता, तब तक इस अनुच्छेद को सभा के समक्ष नहीं रखा जा सकता है। उपाध्यक्ष, उनको छोड़ दिया गया है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन को सभा द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात वे नियमानुकूल नहीं है। अब आ रहे हैं श्री राज बहादुर, जो कि संयुक्त मत्स्य राज्य से हैं, राजस्थान से हैं। राज बहादुर साहब बड़े सक्रिय सदस्य हैं। आप देखेंगे इस सत्र में लगातार राज बहादुर साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, लगातार देख सकते हैं। राज बहादुर साहब अपने विचार को रख रहे हैं, बार बार रख रहे हैं, ऐसा आप देख पा रहे हैं मेरे हिसाब से। तो राज बहादुर साहब राजस्थान से राजस्थान से संविधान सभा में मेंबर थे। हाँ, भरतपुर से थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने भारतीय रियासतों के लिए जो देसी रियासत शब्द का जो प्रयोग किया है, मैं देसी शब्द के प्रयोग पर घोर आपत्ति करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। देसी रियासत क्यों बोल रहे हो आप? राज बहादुर साहब जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें देसी रियासतें मत कहो, हमें भारतीय रियासतें कहो। मुझे इसके ऊपर घोर आपत्ति है।
क्या गजब की बात कही है। एक माननीय सदस्य, ऐसे शब्दों को कार्यवाही के विवरण से निकाल दिया जाए। माननीय सदस्य नाम नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए, नाम बता नहीं रखा है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न यह है कि संशोधित रूप से अनुच्छेद 3 संविधान का अंग बन जाए, तो कहा प्रस्ताव स्वीकार हो गया, और इस प्रकार से यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। अब आता है अनुच्छेद 4। वैसे मुझे कौन बताएगा आज का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जरा बताओ तो मेरे YouTube के साथियों। भरतपुर तो बता दिया आपने, बिल्कुल अनुराधा बहन ने बता दिया कि राज बहादुर साहब भरतपुर से थे, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 आज का क्या कहता है। बता देता हूं मैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। आप जानते हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दे रखी है, और अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया वो ये कहती है कि संविधान में संशोधन 2 तरीके से होगा, एक विशेष बहुमत से होगा और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुमोदन से होगा। तो हमारे संविधान में संशोधन के 2 तरीके अनुच्छेद 368 में दे रखे हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, आप अनुच्छेद 4 पूछ रहे हैं और अनुच्छेद 368 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुच्छेद 4 में यह लिखा जाएगा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे वो संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है वो प्रक्रिया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संदर्भ में लागू नहीं होगी, ऐसा अनुच्छेद 4 कहना चाहता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। चेतन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, साधारण बहुमत से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन किया जाएगा, साधारण बहुमत से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से किसी राज्य की सीमा में बदलाव किया जा सकता है। ये सब बातें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो लिखी हुई है उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 4 में है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अनुच्छेद 4, एम अनंत श्यामनम आयंगर, श्रीमान, कार्यप्रणाली के संदर्भ में क्या मैं ऐसा सुझाव उपस्थित कर सकता हूं जिससे कि समय व्यर्थ बर्बाद ना हो? आपने अनुच्छेद 4 पर विचार आरंभ करने के लिए कहा है और आपने श्री नजरुद्दीन अहमद को अपना संशोधन पेश करने के लिए कहा है। जो सदस्य वाद विवाद में भाग लेना चाहता है उन सबको अनुच्छेद और अनुच्छेद के साथ साथ संशोधनों पर बोलने दे दिया जाए, संशोधन भी रख दे और अपनी बात भी रख दे, आप ऐसा सिस्टम बना लीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं ओके, मैं आपके सुझाव को स्वीकार करता हूं। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं? अब देखिए, अगर आपने भारत का संविधान ढंग से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा भारत के संविधान में जगह जगह पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये शब्दावली लिखी, ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 4 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जगह जगह पर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ये कह रहे हैं कि ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है ना, इस शब्द को हटा दो। अरे भाई, जब संविधान का अनुच्छेद है तो बार बार ये लिखने का जरूरत कहाँ है कि इस संविधान के अनुच्छेद के फला फला के तहत? आप सीधा लिख दो ना, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 80, ऐसा लिखो ना, इस संविधान के अनुच्छेद के तहत। तो इस संविधान तो एक ही है ना, तो बार बार ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कहां जरूरत है? ये नजरुद्दीन जी अहमद साहब का सुझाव आ रहा है, संशोधन आ रहा है। इसके बाद में वो इसके बारे में तर्क देते हैं कि जैसे हमने विभिन्न प्रकार के कानूनों में हम बार बार थोड़े क्या लिखते हैं कि इस कानून की धारा, इस कानून की धारा। जब एक बार वो कानून है तो उसकी धारा ही होगी, तो बार बार इस कानून की धारा लिखने की जरूरत कहां है? सीधा लिखो ना, धारा 4, धारा 5, धारा 6, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं माननीय सदस्य, अनुच्छेद 4 पर समस्त संशोधन हो। ये टेक्निकल टीम मेरी कहा कर रही है भाई? थोड़ा टाइम लग रहा है, 5-10 मिनट रुकिए, अभी रुकिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा फीडबैक लिंक को लेकर। 5 मिनट रुकिए, अभी अब शेयर हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं माननीय सदस्य अनुच्छेद 4 पर अपने समस्त संशोधन एक एक करके रख सकते हैं, ऐसा वो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने वही बात कही कि ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों को बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए उस शब्द को हटा दीजिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। और एक चीज और है, अगर आपने अनुच्छेद 4 पढ़ा है तो आप अनुच्छेद 4 में क्या देखेंगे कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो एक बात बताओ, अनुच्छेद 2
तथा अनुच्छेद 3। नजरुद्दीन जी अहमद साहब जो दूसरा जो संशोधन रख रहे हैं वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अनुच्छेद 2 तथा 3 लिख दो ना, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 लिखने की जरूरत कहां है? आप समझ रहे हैं? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पर लिखो अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद अनुच्छेद शब्द बार बार क्यों लिख रहे हो, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब, और इसके लिए वो संशोधन भी रख रहे हैं। क्या हुआ, फीडबैक का लिंक आया नहीं क्या? लाओ भाई, आज टेक्निकल टीम भी थोड़ी सी सकपका गई है। आ रहा आएगा जाएगा का फीडबैक लिंक के बिना तो काम नहीं होगा ना। यस, पूनम क्या कह रहे हैं, संसद अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किसी विधि का निर्माण करती। यस, तो ये जो लिखा ना अनुच्छेद 2 या 3, ये वाले जो मेंबर है वो ये तो कह रहे हैं अनुच्छेद 2 या 3 लिख रहे हो, तो आप अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 वापस बार बार अनुच्छेद क्यों लिख रहे हैं, ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा वो संशोधन रखना चाह रहे हैं, ये बात वो कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं कि ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 4 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आगे वाले संशोधनों को अब एक एक करके पेश किया जा सकता है। फिर वो नाम पुकारते हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना का, वो कह रहे हैं मैं तो अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में महबूब अली बेग साहब आ रहे हैं, महबूब अली बेग साहब भी अपना संशोधन रख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक अनुच्छेद है, आज का अनुच्छेद नहीं पहले का अनुच्छेद है उस मसौदा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 304। तो इसकी जगह पर वो कह रहा है कि ऐसा मत लिखो कि अनुच्छेद 304 के उद्देश्य के लिए, इसकी जगह पर लिखो अंडर आर्टिकल 304, अनुच्छेद 304 के अंतर्गत। तो शब्दों का जो जादू है वो आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके बात रखी जा रही है। फिर आ रहे हैं एच.वी. कामत साहब, वो कह रहे हैं कि मैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने जो संशोधन रखा उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपने डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर देने के लिए बुलाने के पूर्व मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ। वो क्या कह रहा है, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं एच.वी. कामत साहब, जरा देखना, सुनना इसको। आपके डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर देने के लिए बुलाने के पूर्व मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि यदि वे ऐसा समझते हैं कि संशोधन संख्या 177 अस्वीकार किया जाए तो वे अपने इस विरोध के समर्थन में कुछ तर्क उपस्थित करें, न कि केवल अपने पुराने अंदाज में ये दोहरा दे कि मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को आप बुलाएंगे अभी जवाब देने के लिए, और डॉक्टर अंबेडकर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, जब भी किसी संशोधन को आप अस्वीकार कर रहे हो तो आप इसको तर्क दीजिए, आप केवल इतना मत कह दीजिए कि मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि तर्क देकर आप अपनी बात को रखिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्योंकि संशोधन पेश करने वाले मेरे मित्र ने जो तर्क उपस्थित किए हैं उसके अलावा मैंने संविधान संबंधी प्रमाण द्वितीय ग्रंथमाला नामक पुस्तक में, जो कि संविधान सभा के कार्यालय द्वारा हमें दी गई थी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के संविधानों को देखा है। मैंने उन सब को बड़े ध्यान से पढ़ा है और मुझे मालूम हुआ है कि ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का बार बार प्रयोग कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब देखिए, बड़ी गजब की बात कही है एच.वी. कामत साहब ने। उन्होंने कहा कि जो अभी माननीय सदस्य ने ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्दावली हटाने की जो बात रखी है उसके पीछे उन्होंने तर्क दिए, और बार बार शब्दावली को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और आपने भी जो अलग अलग देशों के जो संविधान हमको दिए थे उन संविधानों को मैंने बारीकी से देखा, और बारीकी से देखने के बाद मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कहीं पर भी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जैसी शब्दावली का उल्लेख नहीं है, ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मेरे विचार से संक्षेप ही संविधान की आत्मा या उसका सार है, और हमें संविधान को व्यर्थ और अनावश्यक शब्दों, पदों और वाक्यों के लादने से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं देखता हूं कि हमारे संविधान के मसौदे में इस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का बार बार गणों उत्पादक मात्रा में प्रयोग किया गया। मेरे विचार से संशोधन तर्क संगत और हानि रहित है, इसलिए इसको स्वीकार कीजिए, और मैं डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन करता हूं कि वो इसके संदर्भ में अपने तर्क दें, ऐसा नहीं कि मैं विरोध करता हूं, ये क्या कर अपनी बात को खत्म कर दे, इन्होंने खुद ने कहा। और अंत में मैं डॉक्टर अंबेडकर से फिर निवेदन करता हूं कि वे केवल मैं विरोध करता हूं कि गुर की पुनरावृत्ति ना करें, वरना तर्क उपस्थित करें कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बात आशा जो पूछ रही है कि डॉक्टर अंबेडकर जब भी किसी बात का विरोध करते हैं
तो विरोध क्यों कर रहे हैं वो ये पूछना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एचवी कामत साहब ने इस बात को कह दिया कि मैं बार बार ये कहते हैं कि मैं विरोध करता हूं। आप तर्क दीजिए ना, किस आधार पर विरोध कर रहे हैं। तो अब डॉक्टर अंबेडकर इनका जवाब देंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जवाब ये लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर आ गए, बड़ा जबरदस्त जवाब आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से ये ऐसा विषय नहीं है जिस पर मेरे किसी वक्तव्य की आवश्यकता हो, पहली बात। परंतु क्योंकि श्री कामत ने ऐसी इच्छा प्रकट की है कि मैं संशोधन को केवल अमान्य स्वीकार ही ना करूं, बल्कि यह स्पष्ट करूं कि मैं अपने माननीय मित्र मिस्टर नजरुद्दीन द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं हूं। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, ओके, एचवी कामत साहब ये कह रहे हैं कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूं तो इसके पीछे तर्क मुझे देना चाहिए। ठीक है, मैं देता हूं तर्क, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। अतः मैं उसे स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरे विचार से यह माना जाएगा कि इस प्रकार के विषय में जिनका केवल वाक्य विन्यास से ही संबंध है और स्वयं अनुच्छेद के सार से नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वह किसी भी प्रकार से सिद्धांत संबंधी विषय है। ये केवल प्रमाण संबंधी विषय है कि विभिन्न संविधानों में समान विषय पर कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन के पद के दोहराने संबंधी प्रश्न पर जिस भाषा का हमने प्रयोग किया है उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि हमारे पास पूरा प्रमाण है। लीजिए प्रमाण, डॉक्टर बी आर अंबेडकर अब लेकर आ गए हैं प्रमाण, ले लीजिए प्रमाण। मेरे मित्र श्री कामत ने कहा है कि उन्होंने अनेकों संविधानों को देखा है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और अनेकों देशों के संविधान, परंतु उनको ये पद ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला। मुझे खेद है कि उन्होंने आयरलैंड के संविधान तक अपना अनुसंधान नहीं बढ़ाया। लीजिए डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं। यदि वे ऐसा करते तो उनको यह विदित हो जाता कि इस संविधान में वही वाक्य विनाश है जो आयरलैंड के संविधान में है। उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को तो पढ़ा, लेकिन आयरलैंड के संविधान को उन्होंने नहीं पढ़ा। आयरलैंड के संविधान को अगर वे पढ़ लेते तो आयरलैंड के संविधान की जो भाषा है उसमें बार बार ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्दावली लिखी हुई है, हमने वही तो ली है। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, हवाले के लिए मैं बता देना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। आयरलैंड के संविधान में अनुच्छेद 16 को देखिए, अनुच्छेद 27 को देखिए, उपवाक्य खंड 4 को देखिए, अनुच्छेद 32 को देखिए, अनुच्छेद 46 देखिए, उपवाक्य खंड 5 को देखिए। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें उनको हर जगह पर यह शब्द मिलेगा ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लीजिए अंबेडकर साहब तर्क के समेत, और इसी बीच में हमारी टीम आपके साथ फीडबैक के सहित, देख लीजिए फीडबैक भी आपको मिल गया, और डॉक्टर अंबेडकर साहब तर्क के साथ भी आपके सामने उपस्थित हो गए। आगे क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं श्री कामत को यह भी बता दूं कि इस संदर्भ में हमने भारतीय सरकार के नियम अधिनियम 1935 अर्थात इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से भी कुछ बातों को लिया है, और वहां पर भी जगह जगह ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्दावली का प्रयोग कर रखा है। ऐसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, श्री कामत को यह बता दूं कि इस संदर्भ में हमने भारतीय सरकार के अधिनियम के वाक्य विन्यास का भी अनुसरण किया। 1935 का भारत शासन अधिनियम का भी हमने अनुसरण किया है। मुझे खेद है कि मुझे भारतीय सरकार के अधिनियम की समस्त धाराओं के परीक्षण का समय नहीं मिला, परंतु अपने सौभाग्य से मुझे अभी एक धारा मिली है जो 124A है, जिसमें भी इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया। एचवी कामत साहब ने यह कहा, नजरुद्दीन जी साहब ने यह कहा कि जब आपने ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जैसी शब्दावली का प्रयोग किया, दुनिया के किसी भी देश के संविधान में ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं आयरलैंड के संविधान में है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं हमारा खुद का 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें भी इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है। ऐसा वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। दूसरे संशोधन के संदर्भ में कि हमें और शब्द के पश्चात आर्टिकल शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ऐसा नजरुद्दीन जी साहब ने कहा कि आर्टिकल 2 और वापस आर्टिकल क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो ना 3, आर्टिकल 2 और 3 ऐसा बोल दीजिए। तो अब इसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उनके दूसरे संशोधन के संदर्भ में हमें और शब्द के पश्चात आर्टिकल शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा हमें केवल आर्टिकल 2 और 3 ही कहना चाहिए। मेरा फिर वही निवेदन है,
इस संदर्भ में हमने प्रसिद्ध संविधानों का अनुसरण किया है और यदि मेरे मित्र उन संविधानों की जांच करेंगे तो उनको यह विदित होगा कि ऐसी पदावली अन्य स्थानों में भी है। सूचनार्थ आपके सामने पेश है। सूचनार्थ मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे भारतीय सरकार के एक्ट की धारा 69 के उपवाक्य खंड 3 को देखें। वहां पैराग्राफ शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें पैराग्राफ डी और पैराग्राफ ई दिया हुआ है, यानी पैराग्राफ डी और पैराग्राफ ई, यानी पैराग्राफ शब्द जो है बार बार आया है, ना कि एक बार भी आया है, इसलिए हमने आर्टिकल शब्द भी बार बार लिख दिए। ऐसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। यह केवल प्रमाण संबंधी प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो प्रमाण रहित हो। आप हमें प्रमाण देने की बात करते हैं, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो प्रमाण रहित हो। हम जो भी बात कर रहे हैं प्रमाण सहित कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और मेरा यह विनम्र उत्तर है कि वाक्य विन्यास के प्रयोग करने में हमने जो कुछ भी किया उसके लिए प्रमाण है और इस कारण मसौदे में जिस प्रकार वाक्य खंड है उन पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। नजरुद्दीन जी अहमद साहब आगे बोल रहे हैं। तो फिर अनुच्छेद 4 के वाक्य खंड 2 के संबंध में क्या हो? मेरे विचार से वाक्य खंड 2 में ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों के प्रयोग करने के लिए अल्पकालीन सूचना का संशोधन होना चाहिए, जिससे कि मसौदे में अर्थ स्पष्टीकरण हो। उपाध्यक्ष महोदय, अल्पकालीन सूचना के संशोधन को स्वीकार करके हम सभा में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर, श्रीमान मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इस बार डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा बोला और इसके बाद में वोटिंग करवाई गई। ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को हटा दिया जाए, प्रस्ताव गिर गया। संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके पीछे तर्क भी दे दिए और आर्टिकल शब्द हटा दिया जाए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आर्टिकल शब्द हटा दिया जाए, उसके लिए भी प्रस्ताव संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया। अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ये सारे प्रस्ताव अस्वीकार हो गए। फॉर दिस पर्पज शब्दों के स्थान पर विद इन द मीनिंग ऑफ शब्द रखा जाए, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। तो इस प्रकार से सारी बातें अस्वीकार कर दी गई और उपाध्यक्ष महोदय ने फिर कहा कि अब अनुच्छेद 4 को संविधान का भाग बना लिया जाए। प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 4 के खंड 2 को संविधान का भाग मान लिया जाए। प्रस्ताव स्वीकार हो गया, संविधान सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। अब उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं अनुच्छेद 4 तो समाप्त हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको भाग 4 लेना चाहिए। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? अनुच्छेद 4 खत्म हो गया और वो कह रहे हैं कि अब हमको भाग 4 लेना चाहिए। तो संविधान सभा के मेंबर्स क्या बोलेंगे पता है? बताओ क्या बोलेंगे, बताओ। वो कहेंगे भाग 2 कहां गया, जो कि नागरिकता के संदर्भ में। भाग 3 कहां गया, जो कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में। आपने भाग 1 पर तो विस्तार से चर्चा कर ली 1 से 4 तक, और अब सीधा आ रहे हो भाग 4। भाग 4 मतलब नीति निर्देशक तत्वों पर। तो नागरिकता वाला भाग कहां जाएगा, मौलिक अधिकारों वाला भाग कहां जाएगा? भाग 2 और भाग 3 दोनों को छोड़ क्यों रहे हो? इस विषय पर चर्चा की जाएगी, ये बात भी मालूम होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं सेठ गोविंद दास, जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, भाग 4 पर विचार करने से पूर्व मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि ये नए खंड राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय भाषा, लिपि तथा देश के नाम तथा अन्य ऐसे ही विषय संबंधी है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि इन पर भविष्य में विचार हो, परंतु इसके साथ साथ मैं एक विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और वह यह है कि भविष्य में जब कभी भी इन विषयों को लिया जाए, मान लिया जाए जब पार्लियामेंट की भाषा का संदर्भ में विषय है, तब फिर क्या करोगे? आप राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न आगे सरकार हो, लिपि का प्रश्न आगे सरकार हो, लेकिन संसद की भाषा वाला प्रश्न आएगा तब क्या करोगे? उस समय तो आपको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा ना। इसलिए कुछ बातें अभी से तय करते जाइए, ऐसा सेठ गोविंद दास जी कह रहे। फिर के संतानम साहब आ रहे, वो क्या कह रहे? उपाध्यक्ष महोदय, कार्य पद्धति के विषय में मैं ये निवेदन करता हूं कि यह अध्यक्ष के अधिकार में है कि वह इस बात का नियमन करे कि कौन कौन सी धारा कब कब ली जाए, किस किस क्रम से ली जाए। इस कारण मेरे विचार से आपके इस आदेश पर कि भाग 4 पर पहले चर्चा की जाए, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी धारा पर कब चर्चा करवाना चाहते हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? मैं इस पद के लिए अयोग्य हूं, पर मेरे विचार से यहां किसी व्यक्ति को इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि यह संशोधन बाद में अनियमित कर दिए जाएंगे। जहां तक मैं समझता हूं, हम यहां सर्वमान्य एक निश्चय करने के लिए और उस संविधान को पास करने के लिए जो हम सब के लिए लाभदायक हो, इसलिए एकत्रित हुए हैं। अब दामोदर स्वरूप सेठ क्या कह रहे हैं? मैं संशोधन संख्या 187 पेश करना चाहता हूं,
जिसका इस भाषा संबंधी प्रचलित वाद विवाद से कोई संबंध नहीं है, मेरा संशोधन इस प्रकार से। और फिर वो अपना संशोधन पढ़ने लग गए। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे बिल्कुल गलत है, ये आपका जो संशोधन रख रहे हो बिल्कुल अनुचित है, यहां पर चर्चा मत करिए। अभी हम सीधा भाग 4 पे चर्चा करेंगे। मैं ये व्यवस्था देता हूं कि यहां आपका संशोधन अनुचित है, हम भाग 4 पर आते हैं। अब आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं, इसके पूर्व कि आप भाग 4 को लें, मुझे अपनी व्यक्तिगत बात रखनी है। जब मैंने ये कहा कि किसी महत्वपूर्ण विधान मंडल में संशोधन पेश करने वालों को उत्तर देने का अधिकार प्रदान करने का कोई नियम नहीं है, तो माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने मुझ पर दोषारोपण किया और कहा कि उनको ज्ञान नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है। मेरे पास प्रांतीय व्यवस्थापिका बंबई के नियम है जो कि इस प्रकार से है, प्रस्ताव पेश करने वाला ना कि संशोधन पेश करने वाला। जैसे वो बोलते हैं बाधा हो जाती है, जोरदार बाधा हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे अरे भाई ये मुद्दा अब है ही नहीं यार, वो पहले की बात हुई आधा पौन घंटे पहले, अभी कहां से लेके आए बीच में। इस समय इस विषय से हमारा कोई संबंध नहीं है और मैं बाध्य हूं कि माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहूं। और सिद्धवा फिर अपनी सीट पर बैठ गए। उपाध्यक्ष महोदय अब हम भाग 4 पर आते हैं। मैं ये व्यवस्था देता हूं कि संशोधन 831 से 832 नियम विरुद्ध है। संशोधन संख्या 833 के प्रथम भाग को मैं नियम विरुद्ध घोषित करता हूं। मिस्टर महबूब अली बेग, यदि आप चाहें तो अपना दूसरा भाग पेश कर सकते हैं। इस बीच में अनंत श्यामनम आयंगर आते हैं। श्रीमान, मेरे विचार से यह संशोधन अपने उपयुक्त स्थल पर नहीं है। इस संशोधन में दिया हुआ या विकल्पित निम्न प्राधिक अनुच्छेद 35 के साथ जोड़ दिया जाए इत्यादि इत्यादि। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आपकी जो भी आपत्ति है वो बाद में रख देना। महबूब अली साहब कह रहे हैं श्रीमान, मैं संशोधन की संख्या 835 के पश्चात इसको पेश करूंगा। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं, आप केवल इस संशोधन के संदर्भ में बोल सकते हैं, आपको चाहे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। इस बीच में लोकनाथ मिश्र बड़ी नई बात लेकर आएंगे। वो क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय हम भाग 4 पर वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं है। भाग 1 से भाग 4 पर ये तो लंबी कुदान है, लंबी छलांग है। सीधा भाग 1 से सीधा भाग 4 पर आके 2 और 3 को छोड़ दिया। हम केवल भाग 2 और 3 पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार होकर आए थे। अब हम तो भाग 2 और 3 के हिसाब से तैयार होकर आए थे, आप तो सीधा भाग 4 पर। हम तो विज्ञान पढ़ के आए थे, अर्थशास्त्र पढ़कर आ गए, और आपने तो सीधा संविधान का टेस्ट ले लिया। ये कैसे काम चलेगा? हम तो भूगोल पढ़कर आए थे, हम तो इतिहास पढ़कर आए, आपने हमारा संविधान का टेस्ट ले लिया। ये कैसे चलेगा? तो भाग 2 और 3 से सीधा आप भाग 4 पर कूद के चले गए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए अभी काम करिए, ये सारी चर्चा अभी यहाँ स्थगित कर दीजिए। क्यों? ताकि अगर कल आप चर्चा करो भाग 4 पर तो हम अपने तैयारी करके आए, हम अपने संशोधन के बारे में तैयारी करके आए। हालांकि संशोधन तो पहले भेज दी जाते, लेकिन अपने तर्क और अपने वक्तव्य पर तैयारी करके आए। एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब क्या कह रहे हैं, श्रीमान भाग 4 निदेशक सिद्धांत है, इस भाग पर बहुत से संशोधन नहीं है। भाग 2 नागरिकता के संदर्भ में है, भाग 3 मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो कि न्याय विषय है। इन दोनों भागों पर अनेकों संशोधन आ चुके हैं। ये तय करने में कि किन संशोधनों को पेश करना है, किन को कुछ समय ही लगाना है। जहां तक भाग 4 का संबंध है उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप चाहो तो भाग 4 पे चर्चा करा सकते हो। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं भाई सबके पास आपको संशोधनों की सूची मिल गई क्या? तो सदस्य बोलते हैं जी हाँ मिल गई। तो अमेय कुमार घोष जो कि बिहार से है वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान सामान्य प्रणाली ये है, एक बार फीडबैक लिंक वापस शेयर कर देना। श्रीमान सामान्य प्रणाली ये है कि वाद विवाद क्रम अनुसार चलता है, परंतु हम अब भाग 1 से भाग 4 पर कूद रहे हैं। भाग 2 और 3 पर हमारे पास अनेकों संशोधन है, हम उनको पेश करने के लिए तैयार है, परंतु भाग 4 के संशोधनों पर हमको तैयारी करनी होगी। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं आप ये मानेंगे कि हमें सभा की कार्यवाही आप ये मानेंगे कि हमें सभा की कार्यवाही शीघ्र समाप्त करनी है? तो अमेय कुमार घोष कह रहे हैं परंतु श्रीमान उसकी भी तो एक अवधि होती है। उपाध्यक्ष आप ये बात भी मानेंगे कि ये सभा के हितार्थ है कि यहाँ आने से पूर्व संशोधन भेजने वालों को मसौदा समिति के सदस्यों से वाद विवाद करने का और कुछ समझौता करने का अवसर मिलता है। ये सभा के महान हित के लिए है और इस विचार से कि सभा का समय बचे, इन बातों से प्रेरित होकर मैंने भाग 2 और 3 पर विचार के लिए समय दिया। मुझे विश्वास है कि मुझे सभा का पूर्ण समर्थन हासिल है। फिर अमेय कुमार घोष क्या कह रहे हैं, क्या आपसे मैं निवेदन करूं कि आप इस समय सभा को विसर्जित कर दें और अवकाश के पश्चात हम फिर बैठे। 12 बज चुके हैं, हम 3 बजे फिर बैठ जाएं क्या?
तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे मैं इस पर विचार करूंगा। फिर इसी बीच में काजी सैयद करीमुद्दीन जी आ जाते हैं। श्रीमान सदस्यों को कल ये सूचना देनी चाहिए थी कि हम भाग 4 पर वाद विवाद करेंगे। अब करीमुद्दीन जी कह रहे साहब आपको पहले कहना चाहिए था कि हम भाई 4 पे चर्चा करेंगे, आपने तो कहा ही नहीं और सीधा 4 पर आ गए, इसलिए अभी सभा स्थगित कीजिए। भाग 4 पर पेश करने के लिए हमें संशोधनों तो नहीं ला, हम तो लाए नहीं संशोधन ही। अचानक ये विषय हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, हम लोगों के लिए जिन्हें संशोधन पेश करना बड़ी कठिनाई है, अब हमको तैयारी भी करनी है, ऐसा वो करीमुद्दीन जी कह रहे। एम आनंद श्यामनाम अयंगर कह रहे हैं श्रीमान आश्चर्य है कि मिस्टर करीमुद्दीन इस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं, प्रत्येक सदस्य की अपनी संशोधन पर तैयारी है। ओकर साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी आनंद श्यामनाम अयंगर का यह कहना बहुत अनुचित है कि इस संविधान के 300 या 400 अनुच्छेदों में से किसी भी अनुच्छेद पर प्रत्येक सदस्य को अपने संशोधन पर तैयारी रखनी चाहिए। वो कह रहे हैं साहब 300-400 अनुच्छेद है, हर अनुच्छेद पर इतने सारे संशोधन है, हम बार बार इसी तरह से हर संशोधन की तैयारी करके हमेशा थोड़ी रखेंगे। आप तो सीधा भाग 1 से सीधा 4 पर कूद गए, तो हमारी तैयारी नहीं है, प्लीज सभा को स्थगित कीजिए, ऐसा वो कह रही। फिर लोकनाथ मिश्र आ रहे हैं, श्रीमान छुपी तौर पर जो बातें की जा रही है उनसे हम न केवल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, वरन और सब लोगों के साथ तेज चलने में भी असमर्थ है। ये हमारे लिए अशोभनीय है। घुटने टेक कर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसी परिस्थिति में हमें बचाइए और हमें नियम पूर्वक और उचित रीति से अपना कार्य संपादन करने में सहायता करिए। यदि ऐसी ही बातें करनी है, पीठ पीछे ही कार्य संपादन होना है, तो कृपा करके हमें निकाल दीजिए। क्या बात कही है लोकनाथ मिश्रा जी ने कि अगर आपको इसी तरह से काम करना है, हमारी अनुपस्थिति में काम करना है, पीठ पीछे काम करना है, तो हमको यहां से निकाल दो फिर आप। और फिर जिस प्रकार वह चाहते हैं उसी प्रकार से कार्य होता रहेगा, हमको निकाल दो यहां से, फिर आप अपनी मर्जी से यह कर लीजिए। परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन संशोधनों पर विचार करने और तैयार करने के लिए हमें समय दीजिए। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने निर्वाचकों, महान उद्देश्य, अपने व्यक्तित्व तथा इस महान सभा के साथ न्याय कर सके। महावीर त्यागी जी, क्या मैं बहुसंख्यक दल के उद्बोधक तथा दल के नेताओं से निवेदन कर सकता हूं कि वे दूरदर्शिता और उदार विचार से काम लें? मैं समझता हूं कि कदाचित यह दुर्भाग्य की बात है और अन्याय तो है ही कि वाद हेतु कांग्रेस के निर्णय करने की असमर्थता के कारण वे इस प्रकार की परिस्थितियों को अंगीकार करने के लिए समस्त सभा को विवश करें। मेरे विचार से या तो सभा विसर्जित कर देनी चाहिए या कोई ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जिस पर विचार विमर्श करने के लिए सदस्य तैयार हो। उपाध्यक्ष बोलेंगे अब तो। यदि सदस्यों को बहुमत सभा की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ है तो मैं अभी सभा विसर्जन करने के लिए पूर्णतया तैयार हूं। हम कल 10 बजे एकत्रित होंगे। सदस्य कह रहे हो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है, एकदम सदस्य खुश हो गए। उपाध्यक्ष, सभा कल प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पोकर साहब, क्या मैं जान सकता हूं किस भाग पर विचार होगा? उपाध्यक्ष, कल सर्वप्रथम हम भाग 4 पर विचार करेंगे, यदि समय रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात शुक्रवार तारीख 19 नवंबर सन 1948 के ईस्वी के प्रातः 10 बजे के लिए सभा स्थगित कर दी गई। तो बड़ा आनंद आया होगा आप लोगों को। संविधान सभा की हूबहू चर्चा की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि किस सदस्य ने कब कौन से भाव, किस सदस्य ने कौन सा प्रस्ताव कब रखा, उस प्रस्ताव पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के क्या मत थे, क्या तर्क थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के उसके ऊपर क्या विचार थे। इन सारे मुद्दों पर हमने आज विस्तार से चर्चा की। कल यानी 19 नवंबर 1948 को जो कुछ हुआ उस पर हम कल यानी 19 नवंबर 2023 को चर्चा में लाएंगे। भाग 4 पर चर्चा की जाएगी। और याद रखिएगा, थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है, यूट्यूब के साथी और जूम के साथी दोनों से मेरा निवेदन है, कल आप भाग 4 पढ़ के आइएगा। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक पढ़ के आइएगा। उसका हेडिंग भी देख लेना। क्या हेडिंग? राज्य के नीति निदेशक तत्व। कल चर्चा होगी। निदेशक शब्द होना चाहिए, मौलिक शब्द होना चाहिए। आजकल इस प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने लग गए। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।